कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.2 हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज 9.3 पे चलेंगे। 9.2 में और 9.1 में मैंने अच्छे से सब समझा दिया था, क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। 9.3 में क्या है देखिए, अपने सिलेबस में जो अकॉर्डिंग टू 12th बोर्ड अपने सिलेबस में दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से अपने को ये 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। यही अपने को 3 चैप्टर बन चुका है अपने इस 12th बोर्ड के हिसाब से। अब ये 3 चैप्टर कौन सा है? तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड को 9.3 कहा गया है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे 9.3। और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, जिसमें 9.4 चैप्टर अपने को पढ़ना है, अगले वाले चैप्टर है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 9.5 पढ़ना है। बस यहाँ पे अगर ये आप 9.5 तक कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 9 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 9, जो कि अपने को यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। 12th में क्वेश्चन बोर्ड लेवल के हिसाब से हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन की कमी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको बोर्ड लेवल का है, बोर्ड में मिलता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, तो क्वेश्चन वहाँ से ढेर सारे आने वाले हैं। तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए कि बोर्ड लेवल का पढ़ना है। हम लोग बोर्ड लेवल का ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। तो 9.3 चैप्टर में सबसे ये जो फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहला पार्ट हम लोग ले रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कैसे अपने को क्वेश्चन बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल है। ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है, ये चैप्टर भी, सारे चैप्टर इसमें सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दो आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है तो चैप्टर में फिर दिक्कत होने वाली है, आगे भी और पीछे भी दिक्कत हुई होगी, इसीलिए आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। दिक्कत है तो आप पीछे जाकर वीडियो देखिएगा, इंटीग्रेशन का बहुत सारा वीडियो पीछे डला हुआ है, आप उसको कंटिन्यूसली देखेंगे, आपको थोड़ा सा आसान जरूर हो जाएगा कैसे अपने को बनाना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। वैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, आपके बुक से ही ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, और वो एग्जाम्पल हम जैसे बना रहे हैं आप देखेंगे सारे, आप जितने सारे क्वेश्चन इसमें होंगे लगभग 90% क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे। प्रोसेस बनाने का सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे बनता है एग्जाम्पल से ले रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाई y-2। कह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, और ये अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए ना। डिफरेंशियल इक्वेशन है, पिछले बार ही पढ़ रहे थे, पिछले चैप्टर में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाले थे। एक जनरल कोई भी इक्वेशन लिए थे, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए थे, तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन आया था। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने को जनरल सोल्यूशन निकालना है। आप अगर नहीं देखे हो पिछला चैप्टर, देखो जरा, देखो पिछले चैप्टर में, हाँ देखिए जरा, क्या हम लोग वेरीफाई किए थे। ये अपने को क्या दिया हुआ था, एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ था। जनरल इक्वेशन से अपने को वेरीफाई करना था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करके दिखाना है। राइट हैंड हम लोग राइट हैंड लिए थे तो लेफ्ट हैंड के बराबर आया था। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को वेरीफाई किए थे लोग पिछले चैप्टर में। इस बार जो दिया हुआ है अपने को, ये इस बार जो दिया हुआ है अपने को, ये निकालना क्या है, जनरल सोल्यूशन निकालना। तो कैसे निकालना है जनरल सोल्यूशन, देखिए ये अपने को वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, याद रखना है। कौन सा मेथड है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे बनाना है देखिए ध्यान से जरा, बहुत आसान है। करना क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में जो इक्वेशन दिया हुआ है dy अपॉन dx, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो लिखना है। ये क्या दिया हुआ है, x+1 डिवाइडेड बाई y माइनस कितना दिया हुआ है 2, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है, x वाले को एक साइड रखना है, y वाले को एक साइड रखना है, सेपरेट करना है। सेपरेबल का मतलब सेपरेट करिए, x वाले को एक साइड लेके जाना है, y वाले को एक साइड लेके जाना है। अब x वाले को हम एक साइड कर रहे हैं, y वाले को एक साइड कर रहे हैं। देखिए जरा, ये जो dx दिख रहा है x के साथ जाएगा, ये y दिख रहा है ये y के साथ आएगा। अब अलग अलग करोगे तो कैसे जाएगा, देखो ये y-2 इंटू कितना हो जाएगा, ये dy। देखो ध्यान से, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y-2 इंटू dy,
ये डी एक्स कहाँ जाएगा, बराबर के उस साइड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है अपने को एक्स प्लस 1 इंटू कितना दिया हुआ, डी एक्स। देख लिए हमने सेपरेट किया, तो वाई वाले को सेपरेट करके अलग किया है, एक्स वाले को सेपरेट करके अलग किया है। अब एक्स वाले वाई वाले अलग अलग सेपरेट किए हुए हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन यहाँ लगाओ दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करो, इसका इस साइड इंटीग्रेशन आएगा तो क्या आएगा, वाई माइनस 2 इंटू कितना डी वाई इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करिए, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन तो याद होगा ना, ये भी भूल गए, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का 2y, ठीक है, इक्वल टू बराबर, यहाँ पे क्या x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x प्लस का, देखिए जा, और इंटीग्रेशन तो अपने दोनों साइड किया है, यहाँ भी इंटीग्रेशन किया, यहाँ भी इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन जब लिखते हैं ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस का सी लिखा जाता है ना, और प्लस का सी यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अब एक ही बार लिखना है प्लस सी, या इस साइड डायरेक्ट लगा लेना, प्लस का क्या लगाओ यहाँ पे, सी लगा लेंगे, बस ये देखो ये आंसर है, बस ये आपका आंसर। इतना कर देंगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा, समझ में आया। इतना करने के बावजूद आंसर आपका गलत नहीं होने वाला है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या करना है अपने को, कैलकुलेशन करके एनसीईआरटी का जो आंसर दिया वहाँ तक लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इतना भी आंसर छोड़ोगे तो एक नंबर कटने नहीं जा रहा है, 100 में 100 नंबर देगा अगर ये आप ही बनाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो थोड़ा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 4y मल्टीप्लाई, देखो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डिवाइडेड बाई कितना 2, कॉन्स्टेंट टर्म है, प्लस का सी ऐसे ही रख दे रहे हैं। अब 2c भी कर सकते हैं, 2c भी करोगे तो कांस्टेंट टर्म रहेगा ना, अगर 2c भी लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म ही तो रहेगा, तो आप 2c भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट c भी लिख सकते हैं क्योंकि c ही लास्ट में अपना कांस्टेंट टर्म है, तो आप डायरेक्ट c रखेंगे। यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2c कर लो। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा है कोई नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस क्या कर देंगे 2c, ठीक है, ये से 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या देखिए जरा, वाई स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का कितना 2c, ठीक है, ये तो आंसर आ चुका है। अब 2c की जगह अपने को क्या रखना है, 2c के जगह पे क्या रखोगे, c1 या c रख लो, c1 रखो या c रखो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अब प्लस का c। अब ये आंसर लेके आइए, ठीक है, ये आंसर सब सही है। अब जहाँ मैंने छोड़ा यहाँ ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ऐसा ना सोचो कि यहाँ छोड़ देंगे तो नंबर काटेगा, यहाँ छोड़ देंगे नंबर, ऐसा नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी में जो आंसर दिया वहाँ तक मैच करवाने के लिए इतना करना पड़ता है, बाकी आंसर यहाँ पे, क्योंकि अपने को करना क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है ना, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो हम लगा चुके हैं, इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं, इंटीग्रेशन के बाद जो आया है वही तो आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी का जो आंसर दिया हम लोग वहाँ तक ले जाते, इसलिए सॉल्व करना पड़ता है, बाकी आंसर वो भी सही है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग लगाएंगे, बात समझ में आया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे लगाए हैं, क्या किए हैं, जितने सारे x वाले हैं सबको हम लोग एक साइड ले गए, जितने सारे y वाले हैं सबको एक साइड लेके गए हैं और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, इतना ही तो किए। अब क्या किया, देखो x वाले को x प्लस 1 को इधर ले गए, y माइनस 2 को इधर ले गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये x वाले एक साइड हो गए, y वाले एक साइड हो गए। अब हमने इंटीग्रेट करिए बोथ साइड, यहाँ भी इंटीग्रेशन को, यहाँ भी इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहाँ दिख रहा है। इस तरह से अपने को वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है और जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सब में ही लगाना। आप इसका मतलब एक ही समझ लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत भी है और डिफरेंशिएशन की जरूरत भी। इंटीग्रेशन यहाँ करना पड़ेगा आपको, बिना इंटीग्रेशन का संभव नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन आना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये दिख रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अपने को निकालना क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी जस्ट बताए हैं करना क्या है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है, लगाना कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, याद रखना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सेपरेट करो अलग अलग, आपको पता है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, इसके साथ जाएगा,
और 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके साथ जाएगा, dy के साथ जाएगा। इसका मतलब है कि आप dx को उधर लेके जाओ और 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इधर लेके आइए, तो क्या होगा देखिए जरा, dx को उधर लेके जाइए और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो dy तो इसी रह जाएगा, ऊपर में ही है, y वाला को हम इधर लेके आ रहे हैं, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा बराबर। अब देखो dx किधर जाएगा, उधर जाएगा, dx ऊपर आ जाएगा ना, ये नीचे था dx, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बट्टा में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साइड में पूरा एक्स स्क्वायर आ गया देखो, और dy वाले के साइड में पूरा dy आ गया। y वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल हुआ नहीं हुआ, ये x का सारे वेरिएबल इस साइड आ गए, y के सारे वेरिएबल इस साइड आ गए। अब करना क्या है अपने को, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे देखिए जरा, इंटीग्रेट लगा दिया हमने, क्या किया, dy अपॉन कितना आएगा देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर, फिर से इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा। अब इंटीग्रेट करो, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देखिए जरा। अच्छा अब देखो यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल करना है, अब याद ही नहीं होगा फार्मूला, याद ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा बताओ जरा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बताओ कोई क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करिए, इंटीग्रेट करिए, कैसे होगा पता करो, नहीं याद है, होना चाहिए था ना, टेन इनवर्स का फॉर्मूला याद नहीं है, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये होता है 1/a। अच्छा यहाँ पे a डाला रहेगा तो क्या होगा, ये अगर ऐसा होता, नॉर्मली हम लोग कैसे याद किए हैं, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता था 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस का c लगाते थे, भूल गए क्या, प्लस का c लगाते थे, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का क्या लगाते थे, c लगाते थे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी एक्स तो इंटीग्रेशन का पार्ट है ना, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का c, यहाँ पे आपको लगाना है, देखो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a की जगह तो 1 ही है ना, तो आप डायरेक्ट लिखोगे टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस का क्या लगाना है सी। अब देखिए डायरेक्ट यही तो आंसर होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, बस यही आंसर है। इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल मेथड अपने को लगाना है, आ जाएगा ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप ऐसे ही लगाना, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना रहता था, हम लोग ये जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। जनरल सॉल्यूशन में आपको ये सी आता है, जनरल सॉल्यूशन में क्या मिलता है, सी मिलता है, क्योंकि ये सी चेंज भी तो हो सकता है ना, इसलिए जनरल सॉल्यूशन है। आपको पिछले क्लास में बताए थे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, चेंज नहीं होता है डाटा, चेंज नहीं होने का मतलब है कि सी की जगह 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स आ जाएगा जो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या है अपना, ये जनरल सॉल्यूशन, इसलिए कह भी तो रहा है वो कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। क्यों पार्टिकुलर सॉल्यूशन करा निकालने के लिए, क्योंकि y का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो x का वैल्यू 0 है, वैल्यू तो दिया हुआ है ना, जब y का वैल्यू 1 पुट करोगे x का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा, उसके हिसाब से अपने को पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। चलिए निकालते हैं, देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही लगाना है यहाँ पे, क्योंकि 9.3 में हर एक क्वेश्चन में 9.3 के हर एक क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। आपको हम तो ये नहीं बताएं, अभी होमोजीनियस भी नहीं बताए हैं और वो भी नहीं बताएं, तो आपको अभी जो पढ़ाए हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनाना है। अब बाद में जाके फिर आप अगर तीनों पढ़ लेंगे 9.3, 9.4, 9.5 तीनों चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे जाके
कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है कि होमोजेनियस मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड लगाना है कि तीसरा 9.5 का लगाना है। अब कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर, इसीलिए आपको याद रखना है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसको कंफर्म पहले कर लो, फिर 9 हम लोग 4 पे जाएंगे। 9.3 अच्छे से आपको कवर कर लीजिए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा रहे हैं, देखिए जरा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx इक्वल टू -4xy²। ठीक है, इसको क्या करो, अलग करो आप, x वाले को उधर ले जाइए और y वाले को इधर लेके आइए। तो dy ऊपर में है तो dy यहीं रहने दीजिए। ठीक है, इस y वाले को इधर लेके आएंगे तो क्या इधर आएगा, y² इधर आ जाएगा। अब y² यहाँ लेके आ जाओ। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे dx है, dx उधर लेके चाहिए तो -4x इंटू क्या हो जाएगा, dx। अब तो समझ में आ गया। देखिए y वाले को हम एक साइड कर लिए, x वाले को किधर लेके गए, उधर लेके आ गए। अगर आप x y को अलग अलग कर चुके हैं तो इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, लिख दीजिए इंटीग्रेट बोथ साइड। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए जरा एक बार, आएगा इंटीग्रेशन, क्या मिलेगा अपने को, dy अपॉन y² इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 4 आप पीछे ले लीजिए, 4 कहाँ ले लेंगे, पीछे, 4 पीछे आएगा तो -4 आप कहाँ ले लो, पीछे। अब अंदर में क्या बचेगा, x इंटू कितना, dx। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा। कुछ बचा कहाँ, इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है ना, y का पावर ले जाओ -2 इंटू dy इक्वल टू -4 इधर हो जाएगा। इस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 आ जाएगा ना। प्लस का क्या लगाना है, c लगाना नहीं भूलिएगा। ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y का पावर कितना हो जाएगा, देखिए एक जोड़ा जाता है तो -2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस का 1 इक्वल टू ये 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा, -2x² बचेगा यहाँ पे, प्लस का क्या बचा यहाँ पे, c। इसको जरा देखो क्या होगा यहाँ पे बचेगा y का पावर -1, देखो यहाँ पे घटाओगे ना, -2 प्लस 1 है तो -1 बचेगा, y बार -1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ भी -1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पीछे आ रहा है माइनस का आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, -2x², ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x² प्लस का c प्लस का, बस ये आंसर है, देख लीजिए। तो आंसर इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जितने सारे क्वेश्चन सब ऐसे ही बनेंगे, बना लोगे ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, क्वेश्चन है ठीक तो है, अच्छा सही। तो इस तरह से ये देखिए आंसर है। अब ये तो आया कौन सा अपना, ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया ना, ये कैसा है याद रखो, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना है। अब जनरल सॉल्यूशन ये निकल के आया, अपने को निकालना क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन आया, देखिए जरा ध्यान से। अच्छा हाँ, ये प्लस का c ठीक है, चलिए यहाँ पे प्लस का c लगाएं, ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये कैसा है अपना जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब जनरल सॉल्यूशन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे बदलेंगे हम लोग, जनरल सॉल्यूशन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बदलेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ जब y का वैल्यू 1 दिया है तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0। आप रखो यहाँ पे y इक्वल टू 1 होगा तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रखिए x का वैल्यू 1 रखो तो आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x के जगह क्या रखना है, 0 का स्क्वायर, 0 ही हो जाएगा। प्लस का क्या मिला अपने को, c, प्लस का c रखिए यहाँ पे। प्लस का c रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखो 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, बचा क्या c, मतलब
ऐसा दिखने को आ रहा है कि सी का वैल्यू कितना अपने को आया, प्लस का 1 आया। अब यहाँ सी का वैल्यू रख दीजिए तो आ जाएगा 1/y इक्वल टू 2x², 1/y इक्वल टू 2x² प्लस कितना आया 1। ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन कैसा है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आया। पहले आप क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू गिवन रहेगा, वो पुट करोगे तो c का वैल्यू आएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये c ना, पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये जो c अपना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जिस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे वो सारे जनरल सॉल्यूशन कहाँ लाएंगे, पिछले क्लास में बताए थे। जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे वो सारे जनरल सॉल्यूशन कर लाएंगे। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने के लिए आपको पुट क्या करना है, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा y = 1 दिया है, यहाँ x = 0 दिया हुआ, कुछ भी रखेगा, कुछ भी दिया रहेगा तो x और y का वैल्यू पुट करके हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पुट करेंगे तो अपने को पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में इतना है। अब बाकी एक्सरसाइज बचा हुआ है, एक्सरसाइज आपको बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज में कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, जैसे हमने बताया वैसे ही क्वेश्चन है। अगर बनाओगे तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए जरा। एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये। कह रहा है ये कोई कर्व है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा ध्यान से देखो, कोई कर्व है, कोई कर्व होगा जो कोई पॉइंट से पास कर रहा होगा। मान लो ये पॉइंट दिया हुआ 1 1, क्वेश्चन में दे दिया, किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, उसका इक्वेशन बताइए। ये डिफरेंस है, कर्व फाइंड द इक्वेशन, उसका इक्वेशन बताना। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये कोई कर्व है जो उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस कर्व का इक्वेशन चाहिए। ये तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ ना, इस कर्व का इक्वेशन चाहिए। इस कर्व का इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो नॉर्मली वही फंडा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अभी बताए थे आपको। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे लगाएंगे देखिए जरा। सॉल्यूशन वेरिएबल ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। कुछ नहीं है, एक्स डी वाई इक्वल टू दिया हुआ है 2x² प्लस 1 इंटू कितना है dx। अब x वाले को सेपरेट कर लो अलग, y वाले को अलग सेपरेट कर लीजिए। x वाले को अलग सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए x दिख रहा है उधर चला जाएगा, और ये तो यहाँ पे dy यहीं रहने दीजिए और x उधर चला जाएगा। तो क्या है अपने को 2x² प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कितना है x इंटू क्या लगेगा यहाँ पे dx। इंटीग्रेट करो बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा dy, इधर क्या मिलेगा इंटीग्रेशन, ये आप सेपरेट अलग अलग कर लो। इस x का अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा 2x² डिवाइडेड बाई कितना x, बीच में क्या है प्लस, अभी प्लस लगा 1 अपन क्या मिलेगा अपने को x इंटू क्या है dx। इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या, ये कट जाएगा, एगो x कटेगा, एक का इंटीग्रेशन सीधे x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² / 2, दो तो पहले से है। ठीक है, बीच क्या आएगा प्लस 1/x का क्या होता है log x, ये तो पता होगा ना, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का c भी तो लिखना है अपने को, प्लस का c। अब ध्यान से देखिए, ये बचा क्या अपने को y इक्वल टू, यहाँ बचा x² प्लस का log x प्लस का क्या बचेगा c। अब ये अपना कौन सा पॉइंट, ये क्या आया इक्वेशन आया, किसका इक्वेशन आया, ये जो दिख रहा है ये कर्व, इस कर्व का ये इक्वेशन आया। अब ये इक्वेशन किस बिंदु से पास कर रहा है 1 1 बिंदु से पास कर रहा है। इसका मतलब है कि x और y का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो अपने को कौन सा वैल्यू देगा, ये c वैल्यू देगा। ये अभी जनरल सॉल्यूशन है, ये कौन सॉल्यूशन है अभी जनरल सॉल्यूशन, याद रखना है ये जनरल सॉल्यूशन है। अब इसमें x इक्वल टू कितना पुट करना है 1, y का वैल्यू भी कितना रखना है 1, पुट करो यहाँ पे आएगा 1, इसके जगह क्या आएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस log x के जगह कितना आ जाएगा 1, प्लस का क्या मिलेगा अपने को c। यहाँ देखिए जरा 1 इक्वल टू, यहाँ तो 1 ही होगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू याद रखना चाहिए 0, log 1 का वैल्यू 0 होता है, प्लस का क्या अपने को मिला c। इस 1 को इधर लेके आ जाओ तो 1 - 1 इक्वल टू, ये तो 0 ही है, यहाँ राइट हैंड में क्या मिला c, ये 1 से 1 कटेगा क्या मिलेगा 0। इसका मतलब क्या दिख रहा है अपने को c का वैल्यू कितना मिला 0। अब c का वैल्यू 0 यहाँ पुट करिए, इस इक्वेशन में c का वैल्यू 0 पुट करोगे क्या मिलेगा y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, क्योंकि वो तो आया सी का वैल्यू 0 आ चुका है, तो सी का वैल्यू 0 पुट करना नहीं है। ये अपने को आ गया सॉल्यूशन। देखिए ये आंसर है किसका, क्या मिला, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है, इस कर्व का ये इक्वेशन है, इस कर्व का इक्वेशन, और ये पार्टिकुलर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है ये, पार्टिकुलर इक्वेशन है, पार्टिकुलर समीकरण है ये। और ये अपना कैसा इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन है। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया और ये जनरल सॉल्यूशन है, दोनों समझ में आ गया होगा। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 8 चलिए जरा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। फिर से वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। देखिए तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन, एक कर्व है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका अपने को एक कर्व है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, ये दिया हुआ है। तो अपने को टेंशन की बात है नहीं ज़्यादा, करना क्या है देखिए जरा, क्या करेंगे देख लीजिए। थोड़ा सा आपको समझने की बात ये है, ये थोड़ा सा अपना जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे पीछे तो ये बताया होगा, डिफ्रेंशिएशन में ये बताया जाता है। टेंजेंट जो होता है dy/dx होता है, ये अगर नहीं बताया गया तो आज समझ लो। टेंजेंट लिखा हुआ है किसी कर्व पे, अगर टेंजेंट लिखा हो इसका मतलब समझ में आना चाहिए dy अपन क्या लिखा हुआ है, वो dx। टेंजेंट अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, dy/dx। याद हुआ, टेंजेंट लिखा हुआ है किसी कर्व पे, टेंजेंट है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, dy/dx। अपने को क्या करना है, dy/dx किसके बराबर लिखा हुआ है, ये 2x/y² के बराबर। तो लिखो dy/dx इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई कितना, y²। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अलग अलग करिए इसको, ये हो जाएगा y² इंटू dy इक्वल टू dx, उधर जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, 2x इंटू dx, ठीक ना, दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेट करिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लाएंगे, इंटीग्रेशन y² इंटू dy इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2x इंटू कितना dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y का क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा 2x² डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस का c, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या अपने को, देखो ध्यान से, ये बचेगा y³ डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x² प्लस का c, ठीक है। अब ये देखिए जनरल सोल्यूशन आ चुका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहो तो। इस 3 को उधर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, y³ इक्वल टू आ जाएगा 3x² प्लस का 3c, लेकिन अभी आप रहने दो, क्यों आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बाद में करने वाला हूँ। देखिए जरा, अब ये जो आया हुआ है, अब ये अपने को क्या मिला, जनरल सॉल्यूशन। क्या मिला, ये जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस का सी लगा हुआ है इसलिए जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन जो हो गया तो इसको अपने को पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बदलने के लिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन निकला, ये कोई इक्वेशन किसी कर्व का रहा होगा, ये कर्व का इक्वेशन, ये कर्व किस बिंदु से पास कर रहा है, तो लिखा हुआ है -2,3 से। ये जो इक्वेशन कहाँ से, -2,3 से पास कर रहा है, ये इक्वेशन का जो कर्व है वो इस बिंदु से पास कर रहा है। तो इस बिंदु, ये हमारा जो पॉइंट है -2 और 3, आप इसमें रखोगे तो क्या सी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। तो क्या रखेंगे हम लोग, एक्स का वैल्यू रखोगे -2 और वाई का वैल्यू कितना रखना अपने को, 3। पुट करिए यहाँ पर, रखिए जरा, एक्स का वैल्यू रखेंगे तो पहले वाई का वैल्यू 3 रखिए, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू आ जाएगा, 3 का क्यू डिवाइडेड बाई कितना है 3, नीचे में 3 भी दिया हुआ। एक्स का वैल्यू कितना, -2 स्क्वायर रखना है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या है सी, यहाँ 1 3 कट जाएगा ना, 3 गुने 3 गुने 3 3 बार है, 3 का क्यू है तो क्या बचेगा, 3 3 9, यहाँ बच जाएगा, इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस का क्या मिला सी, 4 को साइड ले आओ तो सी का वैल्यू मिलेगा अपने को, 9 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5। देखो ये किसका वैल्यू आया, सी। इस जनरल सॉल्यूशन में सी का वैल्यू रखो, इस जनरल सॉल्यूशन में किसका वैल्यू रखेंगे हम लोग, सी का वैल्यू रख देंगे 5। तो अपने को मिला है कितना, y³ डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x² प्लस का कितना मिला 5। अच्छा ठीक है, इस 3 को अंदर ले जाओ, इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, y³ इक्वल टू क्या मिलेगा 3x² प्लस का 15। ये आंसर हो गया। देखिए यही आंसर अपने को लाना है, एनसीईआरटी में चेक करिए आंसर, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो y के क्यू को उधर लेके जाओगे ऐसा आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू आएगा 3x² प्लस 15, अब पूरा का पावर कितना आ जाएगा 1/3। ये भी तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये आंसर लेके आओ तो भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ये आंसर लेके आए तो भी गलत नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नॉर्मल क्वेश्चन है, जहाँ टेंजेंट लिखा रहे समझ में आना चाहिए dy/dx लिखा हुआ है।
कह रहा है कि dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, ये इसके बराबर तो है 2x अपन वाई स्क्वायर के बराबर है। तो हमने वही किया यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया, देखो इस तरह से आंसर है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर कितना है अपना ये 8, एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं जरा। एक बैंक है जिसमें प्रिंसिपल बढ़ रहा है, मतलब मूलधन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली लगातार एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एक साल में 5%, एक साल में 5% इंक्रीज होता है। जब मूलधन कितना है अपने पास, करा 1000 मूलधन लगाया होगा, लिखा हुआ है इन हाउ मैनी ईयर्स आर 1000 डबल इटसेल्फ, मतलब अपने का दोगुना कितने सालों में हो जाएगा, कितना समय लगेगा कि 1000 का 2000 हो जाएगा। कोई अपना पैसा बैंक में लगाने गया, 1000 रुपये बैंक में लगाया और 1000 रुपये का कितने सालों में दोगुना हो जाएगा, ये समझिए, यही क्वेश्चन। ये नॉर्मली अगर इंटीग्रेशन से नहीं रहता तो हम लोग ऐसे बना सकते थे, नहीं बना लेते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन पे है, इंटीग्रेशन के हिसाब से कैसे बनाओगे, देखो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो रेट की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल रेट से, रेट का मतलब है सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ये क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पी से, रेट से इंक्रीज करा ना, तो आप डी लगाओगे, डी मतलब हो गया प्रिंसिपल रेट से क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल कंटिन्यूसली इंक्रीज एट द रेट 5 पर ईयर, समय के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, एक साल में 5% बढ़ रहा है, इसका मतलब समय के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। आपको क्या लिखना है नीचे, डी टी, डी पी बाई डी टी लिखेंगे ना, प्रिंसिपल समय के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल समय के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट है, 5%, 5 बाई कितना लिख सकते हैं हम लोग, 100%, को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ये 5% किस पे इंक्रीज हो रहा है, कुछ मूलधन पे इंक्रीज हो रहा है ना, कितना हमने लगाया बैंक में उसी पे इंक्रीज हो रहा होगा वो। तो आप अगर हम लोग देख रहे हैं कि मूलधन पे इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पी, फिलहाल डाटा तो लिखना नहीं अपने को, तो पी क्या लेके चलेंगे हम लोग, पी, मूलधन पे 5% इंक्रीज हो रहा है पर ईयर, मूलधन पे प्रिंसिपल पे 5% इंक्रीज हो रहा है पर ईयर, तो ये डाटा अपने को निकल गया। इतना आपको खुद से सोच के निकाल के लेके आना है, नहीं निकालेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए दिमाग में रखना क्या है कि प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है समय के हिसाब से, इसलिए डीपी बाई डी लिख दिए। कैसे हो रहा था, 5% पर ईयर बढ़ रहा था, पर ईयर किस पे बढ़ रहा होगा, प्रिंसिपल पे बढ़ रहा होगा ना, जितना बैंक में लगाए होंगे उसके हिसाब से बढ़ रहा होगा। हमने मूलधन कुछ लगाया, वो मूलधन 5% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो अपने को यहाँ पे अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक ना। तो अब क्या करोगे, इधर लेके जाओ, तो ये 5 से कटेगा तो कितना से कटेगा, 20 से, ये डी पी यहाँ रहने दीजिए, ये पी कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, पी यहाँ लेके आइए, टी को उधर लेके जाओ, टी को उधर लेके जाएंगे तो ये 1/20 है, 1/20 है, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, डी टी आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये डी टी उधर जाएगा ना। अब इंटीग्रेशन लगाइए, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, डी पी बाई पी इक्वल टू 1/20 इंटीग्रेशन क्या मिलेगा यहाँ पे, डी टी, इसका क्या वैल्यू आएगा, देखो 1/p का log p आ जाएगा, 1/p का log p इक्वल टू 1/20 तो है ही, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t प्लस का क्या लिखेंगे, c। ये समझ में आया होगा, ये जनरल सॉल्यूशन है हमारा, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब कह रहा है कि जिस समय हम पैसा लगाए होंगे अपने उसी का वैल्यू निकालना है, सोचो कैसे निकालेंगे, t का वैल्यू क्या करना है अपने को, 0 करना पड़ेगा ना। क्यों 0 करेंगे, कि जब हम लोग बैंक में पैसा लगाने गए होंगे तो समय हमारे लिए तो 0 रहा होगा, जो पैसा लगाने जाएंगे बैंक में, जो पैसा लगाने गए तो क्या समय इक्वल टू 0, अब तो स्टार्ट होगा, बैंक में पैसा दे दिए तो समय स्टार्ट हुआ उस समय से, जब समय जब 0 था तो मूलधन हमारा कितना था, कितना हम लोग बैंक में पैसा जमा करने गए थे, 1000, ठीक ना। जब समय 0 था तो पेमेंट कितना हम लोग जब पेमेंट किए हैं बैंक को, 1000 रुपये, यहाँ वैल्यू पुट करो पी के जगह और टी की जगह। अब जैसे पुट करेंगे टी का वैल्यू 0 तो लॉग क्या मिलेगा, पी की जगह कितना मिलेगा, 1000, तो पी की जगह रखो 1000, तो लॉग 1000 इक्वल टू 1/20, 1/20 मल्टीप्लाई, टी दिखाई दे रहा है तो टी की जगह क्या रखेंगे, 0 दी, 0 आ जाएगा, प्लस का क्या मिला अपने को, सी। अब सी का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए अब ये अपने को मिलेगा log 10 का पावर 3 इक्वल टू सी, और अब देखें तो ये 3 पीछे आ जाएगा, तो आएगा log 10 इक्वल टू सी, और सी का वैल्यू कितना आया अपने को, 3। ध्यान से देखो सी का वैल्यू क्या मिला, 3। 1 मिनट, हेलो
तो सी का वैल्यू कितना मिला 3, इसमें सी का वैल्यू 3 पुट करिए, इसमें सी का वैल्यू जैसे पुट करोगे तो क्या आएगा log p इक्वल टू 1/20 इंटू टी प्लस का कितना 3, सी का वैल्यू कितना मिला 3 मिला। अच्छा ठीक है, अब कह रहा है ये खुद का डबल कर लेगा, जब दोगुना हो जाएगा तब समय क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, कितने समय में दोगुना हो जाएगा। 1000 रुपये जो लगाया बैंक में कितने समय में जाके दोगुना हो जाएगा, इसका मतलब है जब दोगुना हुआ होगा तो प्रिंसिपल 2 गुना हो गया, 1000 लगाए थे तो 2000 मिला अपने को, लेकिन अपने को टाइम नहीं पता है उस टाइम पे किस टाइम पे जाके दोगुना होगा। ठीक ना, क्वेश्चन कह रहा है ना कि हाउ मेनी ईयर्स आर एस 1000 डबल इटसेल्फ, अपने जो पैसा लगा उसका डबल कब हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पता चल गया कि डबल होना तो है लेकिन कब होगा ये समय नहीं पता है अपने, ये समय ही तो निकालना है। तो यहाँ पे अब रखो प्रिंसिपल, रखो यहाँ पे, टाइम नहीं पता है, टाइम निकालना है, सब कुछ दिया ही हुआ। तो रखिए जरा इक्वेशन में, तो लॉग यहाँ प्रिंसिपल की जगह कितना रखोगे 2000, क्योंकि पता है अपने को दोगुना होने वाला है, इक्वल टू 1/20, समय नहीं पता है, समय निकालना है, प्लस का क्या निकलेगा अपने को 3 निकलेगा यहाँ पे। इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देखो लॉग क्या लिखेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर कितना 3। नहीं समझ में आया, वही बात नहीं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा इतना लिख दो पहले, 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर कितना 3 इक्वल टू 1/20 टी, प्लस का क्या है 3। अब जरा ध्यान से देखो, ये लॉग पीछे लगा है, लॉग को अंदर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा log 2, अब मल्टीप्लाई में तो क्या मिलेगा प्लस log 10 का पावर कितना 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इक्वल टू क्या है 1/20 इंटू कितना है टी प्लस का क्या है 3। जैसे वैसे मैं उतार रहा हूँ, log 2 ऐसे ही रहेगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए log 10 का पावर 3 दिखाई दे रहा है, इधर पीछे आ जाएगा कितना मिलेगा 3, और log जो 10 दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू तो 1 होता है, नहीं ये मैं हटा रहा हूँ, log 10 हो रहा है, इसका वैल्यू मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये सबको पता है, इक्वल टू क्या मिलेगा 1/20 टी प्लस का कितना 3, ये 3 कटेगा यहाँ से, देखो ध्यान से, ये प्लस 3 सेट जाएगा, माइनस यहाँ पे जाएगा तो -3 होगा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या देखिए t इक्वल टू 1/20 तो है ही हमारे पास, 1/20 टी इक्वल टू कितना log 2 आ जाएगा, log 2, और t इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ये 20 उधर जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 नीचे है उधर जाएगा मल्टीप्लाई होता जाएगा log 2। इसका मतलब है कि जब समय कितना हो जाएगा 20 log 2, तब अपना जो मूलधन है ये दोगुना हो जाएगा। आंसर जरा चेक कर लीजिए एक बार, 20 log 2, ठीक 20 log 2 ईयर हो जाएगा, इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद क्या होगा, जो मूलधन हमने लगाया है वो मूलधन कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 1000 का 2000 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप सोच के बनाना है, जैसे बनाओगे 2-4 क्वेश्चन बनाओगे आइडिया हो जाएगा। इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन भी किए हैं हम लोग, सारे एग्जांपल बनाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज या क्वेश्चन होगा वो हम लोग बनाएंगे। मेहनत करो, कड़ा मेहनत करो और नंबर बढ़िया लाना है, ठीक है।